कैसन बा? सब ठीक? नमस्कार, मैं हूं आमिर शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने देखा था 1857 की क्रांति का प्रथम भाग और आज बारी है उसके दूसरे भाग, दूसरे लेक्चर की। आप जैसा हमें प्यार दे रहे हैं, जैसे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हमें बहुत उत्साहित कर रहा है। लेकिन ये और भी उत्साहित तब करेगा हमें, और आगे आपके लिए बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध तब करेगा जब और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियोस को प्यार देंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना नहीं भूलिए, क्योंकि वो लाइक हमें इनकरेज करता है। उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता। आप जब लाइक करते हैं उसका पैसा हमें नहीं मिलने वाला, वो हमें सिर्फ उत्साहित करता है कि कितने बच्चों ने हमारे वीडियोस को लाइक किया है। ठीक है, ये वीडियोस जो हमारी लेक्चर सीरीज आ रही है 69वीं बीपीएससी के लिए, सिर्फ 69वीं की बीपीएससी के लिए नहीं है, ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए है। ये जो बिहार दरोगा के एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए भी है, बिहार पुलिस की एग्जाम्स आ रही हैं उसके लिए भी है, यूपी की कोई एग्जाम्स हैं, यूपी पीसीएस की एग्जाम्स हैं उसके लिए भी है, किसी अदर स्टेट्स की एग्जाम्स हैं उसके लिए भी है। ये 69वीं बीपीएससी की रिवीजन क्लासेस के नाम पे लेक्चर्स जरूर हैं। जब बिहार स्पेशली जब चलेगा ना, तब वो स्पेशली बिहार के लिए होगा, और वो भी बिहार के अलग अलग एग्जाम्स के लिए वो जरूरी होगा, बाकी स्टेट्स के लिए वो आवश्यक नहीं है। लेकिन ये जो हिस्ट्री की लेक्चर आ रही है, जो ये पॉलिटी की लेक्चर आ रही है, ज्योग्राफी की लेक्चर आएगी, तो ये सभी स्टेट्स के बच्चों के लिए यूजफुल होगा, सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा, है ना। तो आप सब इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दिया कीजिए, ताकि जब भी नई लेक्चर आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ आज का क्वेश्चन का श्री गणेश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सामने देखिए जरा क्या है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, Which of the following classes did not participate in the revolt of 1857? निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ठीक है, आपको पता है कल की लेक्चर में ये मैं बता चुका हूं कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, इमीडिएट कॉज क्या था। और वो इमीडिएट कॉज ये था कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है, जो अंग्रेजों की सेना है भारत में, जिसमें अधिकतर सैनिक भारतीय हैं, ये रेशियो याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के पहले भारत में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंडियन और यूरोपियन सैनिकों का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो 5:1 है। अर्थात 5 भारतीय सैनिक पर 1 यूरोपियन सैनिक है। यहां पे सैनिकों का 2 कैटेगरी हो जाता था। भारतीय सैनिकों को सिपोएस या हिंदी में सिपाही कहा जाता था, और वहीं यूरोपियन सैनिकों को सोल्जर या सैनिक कहा जाता था। तो 2 कैटेगरी में सेना थी। जहां यूरोपियन जो कैटेगरी है उसमें अधिकारी भी यूरोपियन होते थे और सैनिक भी यूरोपियन होते थे, वहीं जो फर्स्ट कैटेगरी है वहां पे अधिकारी यूरोपियन हैं लेकिन सिपाही भारतीय हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया कि भारतीय सैनिक जो हैं ब्रिटिश आर्मी के अंदर, उनकी संख्या लगभग 2,32,000 के आसपास थी। ठीक है, उनमें से आधे से अधिक सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और आधे सैनिक बचे, उनकी लॉयल्टी अभी भी ब्रिटिश आर्मी के साथ जुड़ी हुई थी। तो अब ये तो इमीडिएट कॉज की बारे में बातें हो रही हैं कि जो राइफल आया, जो पुरानी वाली जो राइफल थी ब्राउन बैस, वो ब्राउन बैस के जगह नई राइफल जो आई न्यू इनफील्ड राइफल, उस न्यू इनफील्ड राइफल में जो कारतूस है, उस कारतूस में लगी हुई थी
सुअर और गाय की चर्बी जो ग्रीस है उसमें लगी थी, तो ऊपर का हिस्सा जो अपर लेयर है वो जो है काटना होता था दांतों से। तो ये हिंदुओं के धर्म को भी भ्रष्ट कर रहा था और मुसलमानों के धर्म को भी भ्रष्ट कर रहा था। और ये वो घटना साबित हुई जिसने कई सारे जो कारण पहले से बने हुए थे उन कारणों में एक तरह से चिंगारी लगाने का काम कर दिया इस कारण ने, इसीलिए इमीडिएट कॉज था। लेकिन इसके अतिरिक्त कई सारे कारण थे। अब जैसे ये शुरुआत में दिखता है भले ही कि ये सैन्य विद्रोह है, लेकिन जब सैन्य विद्रोह के पश्चात जब सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तो अब सैनिकों के पास कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है। सैनिक को लीडर चाहिए लड़ने के लिए। बिना सेनापति बिना कमांडर के सैनिक नहीं लड़ सकते। तो इनका जो रुख है स्वभावतः अपने आप किधर चला गया, उन जमींदारों की तरफ चला गया, उन अपदस्थ राजाओं और शासकों की तरफ चला गया जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा दबाए गए थे, शोषित थे, जो 20,000 22,000 के करीब में जमींदारी जिनकी छीन गई थी। कितने सारे शासक थे जैसे झांसी की रानी, सतारा के जो है राजा, भरतपुर के, बघेट के, उदयपुर के, कई सारे ऐसे सब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यवगत का सिद्धांत हड़प की संधि के तहत कई सारे शासकों की सत्ता चली गई थी। हजारों हजार की संख्या में जमींदारों की जमींदारी चली गई थी। तो इन जमींदारों ने नेतृत्व प्रदान किया सैनिकों को और बाद में हजारों और लाखों की संख्या में जनमानस भी इससे जुड़ी, लोग भी जुड़े, जनता भी जुड़ी। तो इसमें पहली बात तो क्लियर है कि इसमें कौन शामिल थे। इसमें प्रश्न पूछा कि कौन शामिल नहीं थे, कौन शामिल नहीं थे। इनमें वो जमींदार, अपदस्थ जमींदार तो शामिल थे, लेकिन जो जमींदार हैं पहले से, है ना, जो जमींदार पहले से हैं उन जमींदारों ने इसमें भाग नहीं लिया। उल्टे उन जमींदारों ने तो अंग्रेजों का सहयोग किया। क्यों? क्योंकि जो जमींदार की जमींदारी बच गई थी उन जमींदारों के ऊपर किसान हमला करने लगे। इनको एक बहाना मिला किसानों को अपने आक्रोश को निकालने का, अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका पता चला कि अब वो डायरेक्ट अंग्रेज के ऊपर हमला नहीं कर सकते, लेकिन अंग्रेज जिसका समर्थन कर रहे हैं, और ये कौन था, जमींदार वर्ग, तो जमींदार वर्ग के ऊपर तो हमला कर सकते थे जो जिनकी जमींदारी बच गई थी। बहुतों की जमींदारी खत्म है लेकिन अभी भी हजारों हजार की संख्या में जमींदारी बची हुई है। तो इन जमींदारों के ऊपर ये हमला करने लगे। जमींदार अंग्रेजों का समर्थक वर्ग था और ये वो जमींदार की बात हो रही है जिन जमींदारों की जमींदारी बची हुई है। उन जमींदारों की हम बात नहीं कर रहे हैं जिनका इनाम कमीशन के अंतर्गत जो है जमींदारी छिन गई है, 20,000 22,000 के करीब में जो जमींदारी छिन गई, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जमींदारों ने इसमें भाग नहीं लिया। और ये किन जमींदारों की बात हो रही है? उन जमींदारों की बात हो रही है जो अभी भी स्वामी भक्त बने हुए हैं। तो चार तो होगा। और साहूकार, साहूकार भी शोषक वर्ग था। अब ये तो विद्रोही, अब ये विद्रोह स्टार्ट हुआ सैन्य विद्रोह के रूप में और ये सैन्य विद्रोह ने एक जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया। और जब जन विद्रोह के रूप धारण कर लिया तो जो शोषक वर्ग है उस शोषक वर्ग में सभी लोग समेट लिए गए, सिर्फ अंग्रेज नहीं आए। अब साहूकार भी तो शोषक है, वो जनता का शोषण कर रहा है। जो भले मानस जो हमारे किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जो हमारी भोली जनता है, उनको कर्ज के जाल में फंसा कर रख लिए। तो इन साहूकारों के ऊपर लगातार हमला होगा। तो ये साहूकार और जमींदार शोषक के रूप में यहां पे है। जमींदार इन्होंने कहीं भी 1857 की क्रांति में अपनी भूमिका नहीं निभाई है। निभाई किसने है? भूमिहीन मजदूर, क्योंकि इनके अंदर आक्रोश था, गुस्सा था, इनका शोषण इस हद तक बढ़ गया था कि उसका कोई इंतहा नहीं। दूसरा, किसान भी, किसान कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। कर्ज के जाल से निकलने के लिए उसको एक बहाना मिला, उसने जमींदारों के ऊपर, उसने साहूकारों के ऊपर, उसने लोकल महाजनों के ऊपर हमला किया। उनके सारे रिकॉर्ड जला दिए गए, उनके घरों पे हमला करके रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स लोन के और कर्ज के रिकॉर्ड्स थे उनको जला दिए गए, सारे गोदाम लूट लिए गए, सारे अनाज लूट लिए गए इनके। हजारों की संख्या में जमींदार और साहूकार अपने घर को छोड़ के भाग गए अपने परिवार सहित, है ना। तो किसने भाग नहीं लिया? तो एक तो भूमि साहूकार ने भाग नहीं लिया और एक जमींदार ने भाग नहीं लिया। 2 और 4 नीचे दिए गए कोड में से अपना उत्तर चुने,
है ना, सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो केवल एक नहीं होगा, इन्होंने भाग लिया है, केवल 1 और 4 नहीं होगा, तो 4 ने भाग नहीं लिया लेकिन 1 ने तो भाग लिया है। केवल 2 नहीं होगा, केवल 2 और 4 हम खोज रहे थे, केवल 2 और 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की, कैसी एग्जामिनेशंस की? अब लगभग 65-70 दिन बचे हुए हैं और एग्जाम्स अपने टाइम पे ही होंगे, याद रखिएगा, कोई डेट नहीं बढ़ने वाला है। सीटों की संख्या बढ़ेगी, अभी वेट करिए, सीटों की संख्या बढ़ेगी। 30 सितंबर आते आते मुझे आशा है कि ये सीट जो है बढ़ के 500 से ऊपर जाने वाली है, क्योंकि अभी कई विभाग हैं जिन्होंने अपनी रिक्तियों की सूची नहीं भेजी है बीपीएससी को। तो भगवान से मनाइए अच्छी। उसके पहले आपका टीचर वाला एग्जाम है, तो टीचर वाले कैंडिडेट्स जो हैं, जो टीचर के एग्जाम्स देने वाले हैं वो मैच्योर है, ज़्यादा मैच्योर है, तो वो जो है इन वीडियोस को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये सब आपके काम आने वाला है, इन सब वीडियोस को आप देखिए, आपका रिवीजन होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछ दिया तो आप वहाँ पे क्वेश्चन लगा सकेंगे। आप हम उन लेक्चर्स की तरह यहाँ पे नहीं रख रहे हैं चीज़ों को जिसमें डायरेक्ट 4 ऑप्शन है और चलो जी कौन सा ऑप्शन होगा ये लगा दो, चलो ये हो गया, आगे बढ़े आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके लिए। यही पैटर्न जो है एग्जामिनेशन में रहने के चांसेज हैं, तो समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे आपके रिजल्ट को लाने में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्या कहता है, Who among the following termed as the revolt of 1857 as a conspiracy? ओके, तो निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र कहा है? देखिए जी, ये साहब जो हैं, ये साहब यहां पे खड़े हैं, कहां पे? ए नंबर में, सर जेम्स आउटरैम एंड डब्ल्यू टेलर। इन दोनों ने इनको क्या कहा कि षड्यंत्र है। इन षड्यंत्र कहने का मतलब है कि ये कोई अचानक से उठ खड़ा हुआ विद्रोह नहीं है, ये बहुत लंबे समय तक प्लानिंग हुई है। इसके लिए इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि अलग अलग छावनियों के मध्य सूचनाएं और प्लानिंग की योजनाएं जो है वो प्रसारित की जाती थी, इनकी गुप्त मीटिंग होती थी। इन्होंने बताने की कोशिश की कि इनका एक सिंबल था, इनका एक चिन्ह था, कमल और रोटी। इसके माध्यम से अपनी सूचनाएं ये प्रसारित करते थे। इनके गुप्तचर थे, इनके जो गुप्तचर एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन भेजते थे कि आगे की प्लानिंग कैसे करनी है ना। तो इन्होंने साबित करने की कोशिश की कि ये कोई जो है एक अचानक से उठ खड़ा हुआ एक जो है ना जो है स्फुटिक जो है वो विद्रोह नहीं था। ये एक बहुत प्लान्ड वे में बनाया गया एक षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेसी था हमारे खिलाफ, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ। तो कौन? जेम्स आउटरैम और डब्ल्यू टेलर, है ना। तो आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। अभी आएगा जॉन के और जॉन लॉरेंस। इन्होंने कहा है, इन दोनों ने इसको सैनिक विद्रोह कहा है। क्या कहा है? सैनिक विद्रोह। कि ये क्या था? और कुछ नहीं था, ये सेनाओं का विद्रोह था। इन्होंने इस एक तरह से सैनिक विद्रोह करके इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी जो महत्व है जो है 1857 की क्रांति को, उसको कम करने की कोशिश है। जिन इतिहासकारों ने इसको सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है, उन इतिहासकारों का एक ही कोशिश है कि 1857 की क्रांति के महत्व को कम कर दिया जाए सैनिक विद्रोह की संज्ञा देकर के, है ना। क्योंकि यह दिखाने की कोशिश है कि सैनिकों ने विद्रोह करके अनुशासन तोड़ा है, ये अनुशासनहीन लोग हैं, है ना। और इन्होंने सेना के अनुशासन को तोड़ के सेना के खिलाफ विद्रोह किया, ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। ये कोई जनमानस का आक्रोश नहीं था, ये जनमानस का ये कोई अंदर की भावनाएं व्यक्त नहीं थी, क्रांति के रूप में नहीं कर रहे थे। इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं, इसमें लोगों ने भाग नहीं लिया, इसमें तो सिर्फ सैनिक थे जिनके अपने स्वार्थ थे, जिनके अपनी जो है सेल्फ इंटरेस्ट थे। तो ये सैनिक विद्रोह करके इसको कम करने की कोशिश है। और टी आर होम्स ने कहा है कि सभ्यता का बर्बरता के खिलाफ युद्ध, सभ्यता का बर्बरता के खिलाफ युद्ध, सभ्यता और बर्बरता के खिलाफ युद्ध, ठीक है। तो ये अलग अलग इतिहासकारों का मानना है। अलग आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आप जितने भी। अब ये डालने का मतलब ये है ना बाबू कि आप जिन इतिहासकारों ने जो कहा है
1857 के क्रांति के संबंध में वो पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन लाने का यही मेरा एक उद्देश्य था कि आप ये समझ जाइए कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि किन इतिहासकारों ने इस क्रांति के बारे में क्या कहा है। तो वो वाला सेक्शन जो है वो जरूर पढ़ लीजिएगा कि बीडी सावरकर ने इसे क्या कहा, अशोक मेहता ने क्या कहा। जैसे बीडी सावरकर ने इसे प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा, कार्ल मार्क्स ने इसको जो है सैन्य क्रांति कहा, जैसे अशोक मेहता ने इसको जो है राष्ट्रीय विद्रोह कहा। जो हमारे इंग्लैंड के एक सांसद थे और बाद में चलकर प्रधानमंत्री भी बनेंगे, डिजरायली, उन्होंने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तो किस इतिहासकार ने, किस प्रमुख व्यक्ति ने 1857 की क्रांति को क्या संज्ञा दी है, ये जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। अब बदलते हुए समय परिस्थितियों के अनुसार से अब ऐसे ही क्वेश्चन सब एग्जाम में आएगा। अगला अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट वर द मेन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो अब मुख्य कारणों पर अगर हम चलें कि ये विफल क्यों हो गया, 1857 की क्रांति के ऊपर हम इस चर्चा कर सकते हैं कि क्या सच में ये विफल था, सच में ये अनसक्सेसफुल रिवोल्ट था। काफी हद तक ये जो अचीव करना चाहता था उसने अचीव की। जैसे हमारे लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना जगाना, यही तो शुरुआत थी। यहीं से तो हमारे अंदर भारतीयता और भारतीय होने का जो एक एहसास है उसकी बीज रोपी गई कि हम सब एक हैं, हमें एक उद्देश्य के लिए लड़ना है। हमारे सामने बस एक ही जो है इविल खड़ा है, एक ही बुराई खड़ा है, वो है अंग्रेजी शासन। तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। इसने पहली बार हमें दिखाया हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ जब आ जाए तो अंग्रेजों के साथ क्या कर सकती है। और यही कान खड़ा हो गया अंग्रेजों का कि देखो जी हिंदू मुस्लिम एक है, तो हमारा खटिया खड़ा कर दिया इसने, तो अलग करो फुट, यहां से फुट डालो राज करो की नीति स्टार्ट हो गई अंग्रेजों की। तो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों हैं, वो लेक्चर सीरीज जब आएगा, सिर्फ यहाँ तो एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं हम लोग। तो और विफलता के कारण अगर प्रश्न पूछ दिया कि भाई विफल क्यों हो गया 1857 की क्रांति, क्योंकि ये जो चाहते थे, क्या चाहते थे? भारत से ब्रिटिशर्स को जाना और फिर से अपने अपने शासन व्यवस्था में अपने आप को स्थापित करना। झांसी की रानी झांसी की महारानी रानी बनना चाहती थी, नाना साहब फिर से जो है पेशवा बनना चाहते थे, कुंवर सिंह वापस से जगदीशपुर के जमींदार बनना चाहते थे। तो इस तरह से सबके अपने अपने स्वार्थ थे। तो अपनी स्वार्थ की पूर्ति हेतु जो लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते थे वो हुआ नहीं, साथ ही साथ वो अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहते थे, वो भी नहीं हुआ। तो अब यहां पर विफल क्यों हुआ? ठीक है, तो अब यहां पे दिया है हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव। ये तो कतई नहीं होगा ना, क्योंकि ये जो है प्राइम एग्जाम्पल 1857 की क्रांति एक बहुत सर्वोत्तम उदाहरण है हिंदू मुस्लिम एकता का। यहां पे हिंदू और मुस्लिमों ने एक साथ मिलकर लड़ा, है ना। तो यहां पर ये ऑप्शन तो सवाल ही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन का अभाव, ये सबसे बड़ा कॉज साबित होगा कि एक जगह कोई लड़ रहा है, झांसी की रानी एक जगह लड़ रही है, एक जगह नाना साहब लड़ रहे हैं, एक जगह तात्या टोपे लड़ रहे हैं, इधर बख्त खां लड़ रहा है, इधर कुंवर सिंह, इनके बीच कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। इन्होंने बैठ के कोई प्लानिंग नहीं की है कि हमें किस प्लान के तहत काम करना है ना। इनके पास अंग्रेज फुल प्लान्ड वे में चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। शुरुआत में जो उनको शौक लगा है 1857 की क्रांति का, उसे वो उबर चुके हैं। उनके पास बहुत ज्यादा काबिल कमांडर्स हैं, और सिर्फ फर्स्ट लाइन कमांडर्स नहीं है, सेकंड लाइन कमांडर्स भी बहुत कैपेबल है। जबकि यहां पर देखें तो यहां पे जो फर्स्ट लाइन कमांडर्स हैं वही तक सीमित है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो उसके बाद का नेतृत्व संभालने वाला कोई नहीं है। नाना साहब खत्म तो उसके बाद कोई नहीं, झांसी की रानी खत्म उसके बाद कोई नहीं, तात्या टोपे खत्म उसके बाद कोई नहीं, कुंवर सिंह खत्म, उनके भाई ने कोशिश की लेकिन हुआ नहीं उनसे। तो इस तरह से भारतीय विद्रोही जो जो स्वतंत्रता संघर्ष के लिए लड़ाई थे, जो लड़ रहे हैं, उनके पास सेकेंड लाइन कमांडर्स नहीं है, कैपेबल नहीं है। वहां पर फर्स्ट लाइन कमांडर्स भी बहुत कैपेबल हैं और उनके लिए उनके पीछे खड़ा है एक सेकेंड लाइन कमांडर्स। दूसरा, जहां ये विद्रोही, जहां ये रेवोल्यूशनरीज अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, अपनी अपनी हितों की पूर्ति के लिए लड़ रहे थे, यही कारण है कि उनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, सामंजस्यता नहीं है, कोई प्लान वे में नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि ऐसे हमला करना है, हम चलो मिल के साथ में
हम ये करेंगे, नहीं, कोई प्लान नहीं है। कोई सेंट्रलाइज सेंटर में बहादुर शाह जफर को बैठा तो दिया गया है, लेकिन उनके पास पावर ना मात्र का है, तो कोई सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं है। जबकि अंग्रेजों का एक सेंट्रलाइज्ड पावर है, उन्होंने मुख्यालय अपना शिफ्ट कर दिया इलाहाबाद और वहीं से सारा कमांड किया जा रहा है। वहीं पर बनाया गया युद्ध, जो कहते हैं ना कि मुख्यालय बनाया गया युद्ध स्थल का, वॉर रूम, जिसको वॉर रूम कहा जाता है ना, और वहीं से सारा चीज कंट्रोल किया जा रहा है। यहां पे इनके पास कुछ नहीं है, तो इनके पास कोई सामान्य योजना नहीं है, कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, इनके पास केंद्रीय संगठन नहीं है। जहां ब्रिटिशर्स राष्ट्रीयता की भावना से लड़ रहे हैं, वो साबित करना चाहते हैं कि आई एम द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, द ब्रिटिशर्स आर द बेस्ट, हम बहुत सबसे बेहतर है। और यहां पे साबित कर रहे हैं विद्रोही, क्या साबित कर रहे हैं कि हमें अपने लक्ष्य बस पूरे कर लेने हैं, हमें अपनी जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो मिल जाए बस। ये भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कहीं से नहीं लड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स को भगाना जरूर चाहते थे, लेकिन लड़ किसके लिए लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, क्या उद्देश्य है, ये मायने रखता था। दूसरा, हथियार, जहां अंग्रेजों के पास बहुत एडवांस हथियार है, वहीं इनके पास भाला, तलवार, घोड़ा पे चढ़ के, इनके पास तोप है तो उसका रेंज अच्छा नहीं है, इनके पास हाई रेंज जो है टैंक्स हैं, राइफल्स इनके पास अच्छी क्वालिटीज के हैं। इंडियंस के पास लूटे हुए हथियार कब तक चलेंगे भाई? उधर से 10 आर्मी भारतीय विद्रोही चिल्ला रहे हैं आक्रमण, तब तक इधर से तोप मारा, उड़ा दिया, खत्म बाजार। तो हमारे पास वो भी तो नहीं था ना। दूसरा, भारतीय विफलता के कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। जितने जमींदार, जितने अपदस्थ जो जमींदार हैं, शासक हैं, विद्रोह में शामिल हुए, उससे कहीं ज्यादा भारतीय शासक, उससे कहीं ज्यादा भारतीय जमींदार अंग्रेजों का समर्थन कर रहे हैं। पहला कहता ना कि जब लॉर्ड कैनिंग ने यह स्टेटमेंट बोला भी कि यदि भारतीय शासक नहीं होते हमारे समर्थन में, ये हमारा समर्थन नहीं कर रहे होते, तो हम इन विद्रोहियों द्वारा उखाड़ दिए जाते, खत्म हो जाते। तो अपने ही लोगों की गद्दारी, सिंधिया की गद्दारी है, आज भी नाम लिया जाता है। ग्वालियर के सिंधिया ने खुल के समर्थन किया। उसके अलावा पटियाला के महाराज, कई सारे राजपूताना, जयपुर, कई, तो हमारे शासक, हमारे यहां के लोग ही हमारे साथ गद्दारी कर रहे थे। तो एक तो ये जो शिक्षित वर्ग है वो हमारा समर्थन नहीं कर रही थी, जो शिक्षित वर्ग है वो हमारा समर्थन नहीं कर रही थी। वो एक तरह इस विद्रोह को एक पिछड़ा जो है ना, पिछड़ा रूप देख रही थी, पिछड़ा जो है एक स्वरूप के रूप में देख रही थी कि अरे ये तो चाहते हैं कि फिर से मध्यकाल में चले जाओ, फिर से मध्यकाल में हम चले जाएंगे, आगे ये बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, ये प्रोग्रेसिव लोग हैं नहीं, हमें लोकतंत्र, हम डेमोक्रेसी की चीजें नहीं सीख रहे। अरे ये शिक्षित वर्ग तो वेस्टर्न फिलोसफर्स को पढ़ लिए थे ना, है ना, रूसो को पढ़ लिए थे, प्लेटो को पढ़ लिए थे, सोक्रेटिस को पढ़ लिए थे, अरिस्टोटल को पढ़ लिए थे, है ना। अब ये साहब लोग जो है, शिक्षित वर्ग लोग, क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमें रिग्रेसिव, हम पीछे नहीं जा सकते, हम पीछे की तरफ नहीं जा सकते, हमें आगे बढ़ते जाना है, ये तो विद्रोह पीछे की तरफ ले जाएगा, हमें पीछे की तरफ ले जाएगा, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। और भी कई सारी कारण हैं, उस पर बहुत अच्छे से चर्चा की जा सकती है। हर एक कारण के ऊपर कई सारी बातों को रखा जा सकता है, एक एक कारण के ऊपर एक एक लेक्चर हो सकता है। लेकिन अब यहां पे हमारे पास समय का अभाव है, तो बी ऑप्शन सही है। प्रभाव का सीमित क्षेत्र, यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि 1857 की क्रांति सिमटी हुई थी संपूर्ण भारत में। ऐसा अब आजकल शोध हो रहा है और यह दिख रहा है कि नहीं, साउथ इंडिया में भी कहीं कहीं कुछ जो है छिटपुट इलाकों में इसका प्रभाव देखने को मिला, केरला में भी देखने को मिला, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिला, मराठा क्षेत्र है उधर भी देखने को मिला, लेकिन क्रांति का स्वरूप नहीं था यह। छिटपुट कहीं घटना हो जाना, कहीं किसी दूसरे एरिया में हो रहे एक मास स्ट्रगल का प्रभाव किसी दूसरे एरिया में एक छिटपुट घटना के रूप में दिखना, वो नहीं कहलाएगा क्रांति। तो इसका प्रभाव सीमित था। उत्तर भारत में भी खास तौर पे अवध
बिहार के कुछ एरिया, बंगाल में कहीं कहीं, पंजाब में कहीं कहीं, राजपूताना में कहीं कहीं, पूरा पंजाब खाली पड़ा, पूरा राजपूताना खाली पड़ा, पूरा पश्चिमी भारत खाली पड़ा, गुजरात में कहीं कुछ नहीं हुआ। बात समझ में आ रही? तो यहां पर कह सकते हैं प्रभाव का सीमित क्षेत्र, और डी है जमींदारों की भागीदारी। तो जमींदारों की भागीदारी ने इसको विफल किया, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। अच्छा, ये भी है कि जिन जमींदारों को अपदस्थ किया गया था, उन जमींदारों को अंग्रेजों ने वचन दे दिया कि तुम लोग हट जाओ विद्रोह से, हम तुमको वापस से जमींदारी दे देंगे। तो कितना स्वार्थ से पूरा भरा हुआ यह विद्रोह था कि जैसे ही इनको आश्वासन मिला कि इनकी जमींदारी वापस मिल जाएगी, इन्होंने है ना पतली गली पकड़ लेना। खैर, यहां पे विफलता के कारण में हमारे पास सबसे उचित कारण कहां है, क्या है? किसी सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन का अभाव। बी के साथ जाएंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छे कारणों में से नहीं दर्शाता। प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था विफल होने का। सबसे महत्वपूर्ण कारण था केंद्रीय संगठन का अभाव, और इनके पास कोई योजना नहीं था। बी के साथ चलेंगे, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? ओके, बताएगा कोई? पिछली बार एग्जाम में पूछ चुका है एक नाम इसमें। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखा है, जो सीरियस कैंडिडेट होगा, जो सीरियस बंदा होगा, उसने जरूर क्वेश्चन के पैटर्न को देखा होगा। क्योंकि जिस एग्जाम में आप उतरते हैं ना, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये लेक्चर्स बीपीएससी के लिए बनाया गया स्पेशली, लेकिन ये और एग्जाम्स के लिए भी लेक्चर्स हैं। ये तो दरोगा की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बिहार पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जो है पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जो है लेखपाल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जब पहली बार निर्णय लेते हैं कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो क्या आप उस एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं? क्योंकि दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन की कमजोरियों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो हम एग्जाम को अपना दुश्मन समझें, बीपीएससी को अपना दुश्मन समझेंगे और उसको हराना है, और हराएंगे तब जब उसकी कमजोरी को हम समझ जाएंगे कि उसकी कमजोरी क्या है। और कमजोरी को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? उस एग्जाम के पैटर्न को समझना होगा। सीधे उतर गए युद्ध क्षेत्र में, तलवार हाथ में हो गया और चला रहे हैं तलवार, पता ही नहीं है, ना युद्ध कला सीखी, ना हमने दुश्मन के कमजोरियों का पता किया, और हम सीधे मैदान में उतर गए, तो मारे जाएंगे ना। अर्थात रिजल्ट कभी आएगा ही नहीं, बार बार फेल करेंगे। तो एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चंस आपको पैटर्न समझाते हैं, आप उस पर टाइम दीजिए, आप देखिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछता है, पूछने का पैटर्न क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री से कितनी क्वेश्चन पूछी जाती है, साइंस। और मैंने पहले वाले लेक्चर में यही समझाने की कोशिश की थी कि कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एनालाइज करिएगा तो पैटर्न समझ में आ जाएगा। अब यहां पर है कि कौन किससे संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत संबंधित थी, अवध का कमान संभाल रही थी। ये बेगम हजरत महल अवध का कमान संभाल रही थी। बेगम हजरत महल कौन थी? बेगम हजरत महल अवध के अंतिम नवाब, अवध के अंतिम नवाब कौन थे भाई? बताओ तुम लोग, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह की बेगम थी। वाजिद अली शाह निर्वासित होकर के कलकत्ता में जीवन यापन कर रहे थे, तो बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 से विद्रोह की कमान संभाल ली। 4 जून 1857 से विद्रोह की कमान संभाल ली, और इनके 2-2.5 वर्षीय पुत्र बिरजिस कादिर को वहां का नवाब घोषित कर दिया गया है। कुंवर सिंह बिहार से संबंध रखते थे, बिहार का इन्होंने जो है कमान संभाला बिहार। और स्पेसिफिक लिख दे शाहाबाद, और शाहाबाद में और स्पेसिफिक लिख दे जगदीशपुर। ये कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपका आंसर सही होना चाहिए। जगदीशपुर ऑप्शन हो तो जगदीशपुर लगाएंगे, शाहाबाद ऑप्शन तो शाहाबाद लगाएंगे, और बिहार ऑप्शन हो तो बिहार लगाएंगे। कई बार पिछली बार पटना पूछ दिया था, और पटना वाला आंसर, ऐसे पटना वाला आंसर में कुंवर सिंह नहीं होगा, क्योंकि पटना कुंवर सिंह गए ही नहीं। 25 जुलाई 1857 को वो दानापुर के सैनिकों ने विद्रोह करके जब शाहाबाद में एंट्री ली, और वहां पर मुलाकात होती है किससे?
कुंवर सिंह से, और कुंवर सिंह वहीं से विद्रोह का कमान संभालते हैं। तो एक बार बीपीएससी गलती कर चुका, लेकिन बीपीएससी थूत कहते ना, हमारे यहाँ एक शब्द थुथुर है ना, तो थुथुर है, थुथुर, थुथुर का एक सुपरलेटिव डिग्री होता है थुथुराट। तो बीपीएससी थुथुराट है, वो अपनी गलती मानता नहीं है ना। तो अब गलती, और यही कारण है कि गलती नहीं स्वीकार करने के लिए उसने पांचवा ऑप्शन डाल के रखा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। भाई तुम फंस जाओ, फंसो तुम देखो अपना, तुमको देखना है। अब भाड़ में जाए तुम्हारी जो है एग्जाम। मेंटल प्रेशर कम देता है क्या पांचवा ऑप्शन? सारे बच्चों को मेंटल प्रेशर में रखता है। ठीक है, तो उधम मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में कमान संभाला, और इन्होंने ऐलान किया, ये याद रखिएगा शब्द, ये स्टेटमेंट, कि अंग्रेज काफिर हैं और इनके खिलाफ जिहाद करो। ठीक है, काफिर वो है जो धर्म के खिलाफ काम करता है। तो काफिर इनके भी इस्लाम धर्म के खिलाफ काम कर रहे थे ना। ईसाई मिशनरियों के माध्यम से एक तरह से कन्वर्जन ये भी चला रहे थे, ईसाई मिशनरी मुस्लिमों के अंदर भी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं बता दूं 1800 ईसाई मिशनरियों का एक करतूत, कि 1837 में जब एक महाअकाल आया था, और उस महाअकाल में 8 लाख से अधिक लोग मारे गए, उसमें जितने बच्चे अनाथ हुए, जितने लोग अनाथ हुए, उन सबको उन्होंने ईसाई बना लिया। उनको मौका हाथ लगा रही, अनाथ है इसको ईसाई बनाओ, अनाथ इसके माँ बाप तो मर गए, इसको ईसाई बनाओ, है ना। इतने जो है इनकी ये करतूत थी ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों की उस वक्त। ठीक है ना। तो इन्होंने ऐलान किया कि ब्रिटिश काफिर हैं और काफिरों के खिलाफ जिहाद करो। जिहाद कहते हैं धर्म युद्ध। जिहाद, आजकल जिहाद को ना हम लोग गलत सेंस में बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि जो जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी आतंकी घटनाएं होती हैं, सब जिहाद के नाम पर होती हैं, कि हम जिहाद कर रहे हैं, हम मरेंगे तो हमें 72 हूरें मिलेंगी ऊपर में। और वो अनपढ़ जो बच्चे हैं, अनपढ़ जो मुस्लिम्स बच्चे हैं, उनका ब्रेन वॉश करके उनको ट्रेन किया जाता है आतंकी घटनाओं के लिए, और उनको ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि उनको लगता है कि मरने के बाद हम जाएंगे तो नीचे तो बड़ा कष्ट है, भाई हम तो गरीब होकर जन्म लिए, हम तो अनपढ़ होकर जन्म लिए। कसाब के साथ यही ना हुआ था, कसाब का ब्रेन वॉश कर दिया गया, है ना। और क्या, तो मरेंगे तो ऊपर जाएंगे तो स्वर्ग में, जन्नत में 72 हूरें मेरा इंतजार कर रही होंगी। तो जिहाद को गलत सेंस में इन्होंने ले लिया, है ना। तो यहां पर अहमदुल्ला ने ऐलान किया, जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध, धर्म के लिए लड़ना। तो इसने ऐलान किया, ये शब्द यूज एग्जाम में पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति में निम्न में से किस व्यक्ति ने जिहाद का ऐलान किया था? बाबर ने भी एक बार जिहाद का ऐलान किया था राणा सांगा के खिलाफ खानवा के युद्ध में, वो अलग हम मेडिएवल में पढ़ेंगे। अब यहां पर किसने? तो इसने जिहाद का ऐलान किया, मौलवी अहमदुल्ला ने। और एक और बात समझ लीजिए, इन्होंने अंग्रेजों के नाक में इतना दम कर दिया, नाक को चने चबवा दिया, कि अंग्रेजों ने इनको ऊपर 50,000 का इनाम रख दिया कि भाई ये जो पकड़वाएगा उसको 50,000 मिलेगा। तो इनके ऊपर क्या हो गया? 50,000 का इनाम भी हो गया। खैर, अब इसमें एक सी नंबर आ रहा है, उधम सिंह जो है वो 1857 की क्रांति में नहीं थे। उधम सिंह है वो, इन्होंने लंदन जाकर के माइकल ओडायर की हत्या की। अब ये समझ जाइए माइकल ओडायर कौन था, ये आएगा वापस, लेकिन जब हम चलेंगे गांधीयन फेज के तरफ और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में हम पढ़ेंगे, क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उनमें पढ़ेंगे। उधम सिंह लंदन पहुंचे थे, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 का जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस वक्त अमृतसर का जो पुलिस कमिश्नर था वो जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर था। और पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, पंजाब का जो गवर्नर था, नॉट लेफ्टिनेंट गवर्नर था, वो माइकल ओडायर था। दोनों के बीच डिफरेंस है, जनरल डायर अलग है और माइकल ओडायर अलग है। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो किसने किया? जनरल डायर।
तो उधम सिंह इनको मारने के लिए गया था लंदन, लेकिन वहां पे जाके पता चला कि जनरल डायर तो मृत्यु के शिकार हो चुके हैं। 1927 में ही जनरल डायर मर चुका था। तो फिर पता करते करते चला कि अरे तो वहां का उस समय तो पंजाब का गवर्नर पता है जिंदा ही है, जिसने वो आज्ञा दिया, जिसने वो परमिशन दिया था कर्फ्यू का, इसी के परमिशन से। जिस दिन 17 अप्रैल 1919 की जो घटना है, उस दिन इसी ने कर्फ्यू, अमृतसर में कर्फ्यू का घोषणा किया था सुबह में कि अमृतसर में कर्फ्यू रहेगा। और लोगों को यह बात पता नहीं थी कि कर्फ्यू है, और लोग इकट्ठे हो गए वहां पे वैसाखी का दिन मनाने के लिए। जब लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, तो वो भीड़ एक तरह से जुलूस में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि उसी समय कांग्रेसी नेता सत्यपाल किचलू को क्या किया गया था, रॉलेट एक्ट के अंदर में जेल भेज दिया गया था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को रॉलेट एक्ट के अंदर में क्या किया गया था, जेल भेज दिया गया था। और रॉलेट एक्ट काला कानून था, इसमें कहीं कोई सुनवाई नहीं, नो अपील नो दलील, नो अपील नो दलील, कोई अपील नहीं कर सकते रॉलेट एक्ट में, कोई दलील नहीं दे सकते। और नो वकील, नो अपील नो दलील नो वकील, ना अपील कर सकते हैं, ना वकील रख सकते हैं, ना दलील दे सकते हैं, सीधे फैसला ऑन द स्पॉट, फैसला ऑन द स्पॉट हो गया बॉबी देओल की तरह। तो माइकल ओडायर जिंदा था, तो माइकल ओडायर, तो उधम सिंह ने 1941 में जाकर के माइकल ओडायर की हत्या की। बीपीएससी में एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो उधम सिंह 1857 की क्रांति से संबंध नहीं रखते हैं, तो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं रखता था, तो उधम सिंह हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आशा है आप अपने साथ नोटबुक और पेन लेके बैठते होंगे, ताकि जो फैक्ट्स आपके सामने आ रही हैं वो आप नोट डाउन करते जा रहे हैं, क्योंकि ये फैक्ट्स जो हैं वो आपके एग्जामिनेशंस में आने के चांसेस आपके एग्जामिनेशंस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा देंगे, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत सारी चीज आपके सामने अलग भी आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित जोड़ियों का मिलान करें। अब यहां पे थोड़ा सा विस्तृत, वहां पर वन लाइनर क्वेश्चन था कि पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि 1857 की क्रांति षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। यहां पर मैच दी फॉलोइंग दे दिया गया है और तब पूछा गया है कि बताइए किसने क्या कहा था। अब यहां पे तो आपको लिस्ट पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किसने क्या कहा है। तो भाई देखो जी, यहां पे ए नंबर में लिखा आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार को पहले भारत सरकार ने सरकारी इतिहासकार बनाया था और उन्होंने कहा कि आप 1857 की क्रांति पर एक बुक लिखिए। तो उन्होंने लिखनी शुरू की, लेकिन बाद में भारत सरकार के साथ अनबन हो जाएगी और अनबन होने के कारण आरसी मजूमदार अपना पुस्तक खुद प्रकाशित करेंगे 1957 में। और उसमें उन्होंने बोला, आरसी मजूमदार ने बोला कि 1800, कल क्वेश्चन हो चुका है कल के लेक्चर में आरसी मजूमदार वाला, कि 1857 की क्रांति ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही ये कोई स्वतंत्रता की लड़ाई थी। आरसी मजूमदार ने कहा कि ना तो यह पहला, ना ही राष्ट्रीय लेवल पे था ये, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम थी। इन्होंने सीधे सीधे नकार दिया कि ये ना तो पहला कोई क्रांति है, इसके पहले भी क्रांति होने की उन्होंने कई सारी प्रूफ देने की कोशिश की है। उसके अलावा ये बोला कि ये ना तो राष्ट्रीय है, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पे ये गया ही नहीं, पूरे इंडिया में ये मास लेवल पे फैला ही नहीं, ये एक छोटे से एरिया में सिमटा हुआ रह गया। और तीसरा कि ना तो ये स्वतंत्रता संग्राम था, इन्होंने साबित करने की कोशिश की कि जो इसमें शामिल विद्रोही हैं उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ी है, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लड़ी थी, ना कि भारत के लिए लड़ाई लड़ी है। तो इन्होंने, तो आरसी मजूमदार यहां पे दिया है, आरसी मजूमदार का कौन सा ऑप्शन होगा, ना प्रथम ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ए का दो। तो चलो जी देखते हैं, ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वीडी सावरकर ने कहा है कि नहीं, उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की है कि नहीं भाई, उन्होंने बुक लिखी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, है ना। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की बुक में उन्होंने कोशिश की प्रूफ करने की अपने तर्कों से
कि ये सुनियोजित एक प्लान्ड तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल था, स्वतंत्रता संघर्ष था। तो बीडी सावरकर बीडी सावरकर है, और कहां देखे स्वतंत्रता संग्राम कहां है, एक में, तो बी का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। बीडी सावरकर ने इसको स्वतंत्रता संग्राम कहा है। उसके बाद टी आर होम्स का मैंने बताया था, टी आर होम्स का कि भाई ये युद्ध था, ये एक कन्फ्लिक्ट था किसके किसके बीच, सभ्यता और असभ्यता के बीच में, सभ्यता और असभ्यता और बर्बरता। असभ्यता को हम बर्बरता कह सकते हैं, वो भारतीय को बर्बर घोषित कर रहे हैं कि दे आर नॉट सिविलाइज्ड, वो सभ्य नहीं है, उनमें बर्बरता भरी हुई है ना, वो नहीं जानते कि जो है सिविलाइज्ड होना क्या होता है ना। तो एक तरह से सभ्यता, और खुद को बहुत सभ्य कह रहे हैं। उन्होंने ठान लिया, अपने सर पे अपने आप को एक ड्यूटी दे रखा है कि हम व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी है ना, एक पढ़ेंगे आप व्हाइट मैन, कि हम गोरे हैं तो हमारा मिशन है कि हम बाकी जो है रंग के लोगों को हम सिविलाइज होना सिखाएं, ठीक है ना। जैसे आजकल के समय में कई सारे हिंदुवादी संगठन अपना खुद को ठेका दे देते हैं कि हिंदुओं को बचाना मेरी ड्यूटी है, वैसे ही अलग अलग और कई ऐसा नहीं है, और कई ऐसी वीडियोस भी आती हैं जहां पे जो स्वयंसेवी संस्था है मुस्लिमों की, वो उन्होंने अपने आप पे ठेका लेकर रखा है कि हम जो है जितनी भी मान मर्यादा है, बुर्का है, चीजें हैं, वो बचा कर रखेंगे हम मुस्लिम औरतों का। ज्यादा तो जोर उन्हीं के ऊपर होता है ना जी, ठीक है, कमजोर के ऊपर जितना आप चला लो। तो यहां पर हम चले तो टी आर होम्स ने क्या कहा, सभ्यता और बर्बरता के बीच, तो सी का 3 होगा। और जेम्स आउटरम ने क्या कहा था कि ये हिंदू और मुस्लिमों का क्या है, षड्यंत्र है हमारे खिलाफ, है ना। तो यहां पे लिखा है हिंदू शिकायतों को भुनाने के लिए मुस्लिम साजिश। उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि ये मुस्लिमों द्वारा साजिश की गई थी, हिंदुओं के शिकायतों को देखते हुए, है ना। नहीं, हिंदू के शिकायत, भाई बोला कि क्योंकि इस 1857 की क्रांति में आप देखिएगा अधिकतर जगह मुस्लिमों ने कमान संभाला है, और खुद बहादुर शाह जफर के जो जनरल कमांडर थे बख्त खां, ये सारे लोग मुस्लिम्स हैं। तो इसने साबित करने की कोशिश की कि मुस्लिमों द्वारा लीड किया गया हिंदुओं के शिकायतों को भुना करके। जो हिंदू शिकायत कर रहे थे कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यहाँ पे तो मुस्लिम धर्म के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था। तो इन्होंने साबित किया कि एक साजिश है हमारे खिलाफ। तो जेम्स आउटरम हिंदू, तो डी का 4 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। ऑप्शन में चूज करो, ए का 2, बी का 1, सी का 3, बी का 4। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमें अगले प्रश्न पे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखे जरा अगले क्वेश्चन में कितना है दम। तो अगले क्वेश्चन में कितना है दम, ये क्वेश्चन में तो दम था भाई, ये वाले क्वेश्चन मजेदार था ये वाला क्वेश्चन। और वाकई में अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं बहुत डिटेल में, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साथी बढ़े चलो। ओके, चलिए, ओके। कहता है कि सही जोड़ियों का मिलान करो, और मिलान करने के क्रम में देख रहा है कि स्थान दिया हुआ है और ब्रिटिश जनरल दिया हुआ है। 1857 की क्रांति के संदर्भ में दिया है कि किस स्थान पर कौन सा ब्रिटिश जनरल जो है 1857 की क्रांति का कमान संभाल रहा था अंग्रेजों की तरफ से। तो यहां पे दिल्ली में लेफ्टिनेंट विलोबी, यस दिस इज राइट, लेफ्टिनेंट विलोबी थे, जिनको विद्रोही पराजित करके दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे 12 मई को। ओके, तो लेफ्टिनेंट विलोबी थे। कानपुर में सर ह्यू व्हीलर थे, यह भी सही है। कानपुर में कौन लीड कर रहा था, ह्यू व्हीलर। और लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, वहां के रेजिडेंट जो मारे गए इस विद्रोह में। और झांसी में कर्नल जेम्स नील। ठीक है, तो एक का ओके, आई एम रियली वेरी सॉरी, व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, देयर इज 5th ऑप्शन ऑल्सो। ओके, यहां पे देखे जरा सा, तो ए का क्या हो जाएगा बताओ जरा। ए का तो लेफ्टिनेंट विलोबी एक का 1 हो जाएगा ना, ए का 1 हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा, बी का कानपुर में थे सर ह्यू व्हीलर, बी का 2 हो जाएगा। और सी का 3 हो जाएगा, और डी का लखनऊ में थे
कहां गए? लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, सी का 3 हो गया। और झांसी में ह्यूरोज थे। कल लेक्चर में हो गया कि ह्यूरोज ने ही कहा था कि अकेली मर्द है। इतने क्रांतिकारियों के बीच में जो क्रांतिकारी शहीद हुए थे, जो जिनमें मृत्यु हुई थी, उन्होंने बोला कि इन शहीदों में ये अकेली मर्द है। ठीक है, तो डी का 5 हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा? 5। और डी का 5 हो जाएगा। और सी का कर्नल नील जो है ई का 4 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 5 और तो ऑप्शन बी में हम चलते हैं। याद रखिएगा, दिल्ली में कौन था? लेफ्टिनेंट विलोबी। बाद में सितंबर में जब वापस से ये दिल्ली पहला स्थान होगा जिस पे अंग्रेजों ने वापस से रिकैप्चर किया, उसको फिर से कब्जा किया, जिसमें सबसे बड़ा रोल आएगा हडसन और निकोलसन मारा भी जाएगा। तो इन लोगों ने वापस से दिल्ली पर कब्जा किया। लेकिन इस शुरुआत में लेफ्टिनेंट विलोबी था जो हारेगा, तो ये ठीक है। कानपुर में कौन थे? सर ह्यू व्हीलर, वो भी जो है पराजित होंगे और इनके हाथ तो सती चौरा कांड होगा। सती चौरा कांड हम पढ़ेंगे, समझेंगे, आगे देखेंगे। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, ये भी मारे जाएंगे विद्रोही के हाथों। झांसी में सर ह्यूरोज थे, जिनके हाथों झांसी की रानी मारी जाती हैं। और बनारस में कर्नल जेम्स नील थे, जिन्होंने बनारस की विद्रोह को दबाया था, शांत किया था। तो चलो ये नोट डाउन कर लेना कि कौन कहां पर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये जानकारी रखना। 3 चीज याद रखना, विद्रोही नेता ने कहां कहां लीड किया है। दिल्ली में कौन था? बख्त खां। झांसी में कौन था? कानपुर में कौन था? बरेली में कौन था? खान बहादुर। इलाहाबाद में लियाकत अली। ऐसे करके विद्रोहियों का कि स्थान और विद्रोही नेता कौन थे। दूसरा याद रखना जरूर कि स्थान और विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज कमांडर कौन था। स्थान और विद्रोह को दबाने वाला। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ही, जैसे कानपुर में कैंपबेल साहब जो सेनापति थे, उन्होंने दबाया। लखनऊ में भी कैंपबेल जाकर के दबाएंगे। जो है पटना में जो है विंसेंट आयर और जेम्स आउट्रेम ने एक अच्छा रोल निभाया दबाने में। तो इस तरह से स्थान और कमांडर का नाम याद रखिएगा। और तीसरा कि इस विद्रोह को किसने क्या कहा है, किसने स्वतंत्रता संघर्ष कहा, किसने सैन्य विद्रोह कहा, किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, ऐसे करके इतिहासकार या व्यक्ति का नाम और उसके द्वारा कहा गया कथन, ये जरूर याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर आता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कुछ यूं है, फिर से मैच दी फॉलोइंग आ गया। ओके, आ ही गया कि विद्रोह का केंद्र दिया है ना, और विद्रोही नेता का नाम दिया है। तो दिल्ली में कौन है? बख्त खां। सही है, दिल्ली में कौन था? बख्त खां था। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 1 हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा। ऑप्शन हम बाद में चेक करेंगे। बी, कानपुर में कौन था? कानपुर में नाना साहब थे। कानपुर में कौन थे? नाना साहब विद्रोह को लीड कर रहे थे। ठीक है, बी का 3। और इनका कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। तात्या टोपे थे। और इनका सलाहकार कौन था? इनका सलाहकार अजीमुल्ला थे। याद रखिएगा, ये कौन है? सलाहकार है। और ये कौन है? कमांडर सेनापति। ठीक है, अच्छा, बिहार में कौन? बी का क्या हो जाएगा? 3। बरेली में खान बहादुर। बरेली में कौन थे? खान बहादुर लीड कर रहे थे। बरेली में खान बहादुर, दरअसल बरेली के ये जमींदार हुआ करते थे। और शुरुआत में हम देखेंगे खान बहादुर इस विद्रोह में अंग्रेजों का पक्ष लेने वाले, शुरुआत में जब इनको पता चला कि साजिशें हो रही हैं और विद्रोह होना है, तो उन्होंने इनफैक्ट अंग्रेजों को इन्फॉर्म किया कि आपके खिलाफ विद्रोह होने वाला है और आप सतर्क हो जाइए। लेकिन जब विद्रोह एक बार शुरू हो गया तो अपने 40,000 की आर्मी के साथ ये विद्रोह में शामिल हो गए और विद्रोहियों का समर्थन कर दिया। और बाद में ये मारे भी जाएंगे अंग्रेजों के हाथों। चलिए, बिहार में कौन? कुंवर सिंह। तो बिहार में तो डी का क्या हो जाएगा? 4। और बागपत में कौन है? शाहमल। तो ई का क्या हो जाएगा? 5। तो ए का 1 कहां पे है? ए का 1 यहां पर है। बी का 3, ओके, ए का 1 यहां पे है और बी का 3 यहां पे है। सी का 2 यहां पे है। डी का 4 और ई का 5। चलो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन करेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्व है ये है जानना कि कहां पे कौन है। तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। दिल्ली में बख्त खां, कानपुर में नाना साहब, बरेली में खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह, बागपत में शाहमल ने विद्रोह को लीड किया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ओके,
क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन कुछ यूं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट इंसिडेंट रिलेटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 वाज, 1857 की क्रांति में पहला जो घटना था वो क्या था। अब घटना को सिलसिलेवार जब समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा और ऑप्शन पे सीधे हम चले जा सकते हैं। पहली बार, अब याद रखिएगा, पहली बार 23 जनवरी, मैंने बताया था दमदम की घटना को। 23 जनवरी 1857 को दमदम छावनी की सैनिकों ने, दमदम छावनी में सैनिकों ने लेने से मना कर दिया। क्या? राइफल और कारतूस। और उस रेजिमेंट ने, जिस रेजिमेंट ने इसको लेने से मना किया, संपूर्ण रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और इनको सख्त से सख्त सजा दी गई। उसके बाद 26 फरवरी आओ, 26 फरवरी 1857, क्रम समझो। पहला क्रम यह है, दूसरी घटना 1857 की क्रांति जो शुरुआत हुई उसमें क्रम हम समझ रहे हैं कि इसके बाद कौन सी घटना हुई है। तो 26 फरवरी 1857 को 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक हैं उन्होंने लेने से मना कर दिया। कहां पे? बहरामपुर छावनी में, बहरामपुर। और ये सब कहां पे हो रहा है? मैंने पहले ही बताया। ये अफवाह पहले कहां उठनी शुरू हुई? ये अफवाह उठनी शुरू हुई बंगाल में। बंगाल की वो घटना याद करिए जहां पे वो पोर्टर पानी मांगता है भारतीय ब्राह्मण सैनिकों से, सैनिक से, और ब्राह्मण सैनिक ने उसको दुत्कार दिया और उसके मन में वो बातें डाल दी कि तुम्हारा धर्म तो भ्रष्ट होने वाला है। अब यहां पर बहरामपुर जो है, बहरामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, लेने से मना कर दिया। तो विद्रोही नेताओं को फांसी दी गई, सख्त से सख्त सजा मिली और इस पूरे रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। यही होता ही था। तीसरी घटना 29 मार्च 1857, मंगल पांडे, बलिया निवासी, उस समय गाजीपुर में पड़ता था, आजकल बलिया में पड़ता है। उस समय गाजीपुर जनपद में था वो एरिया, लेकिन आजकल बलिया में चला गया इनका जो है पैतृक गांव। और मंगल पांडे जो 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, उन्होंने अब यहां से हथियार उठा लिया इसके खिलाफ। अपने साथियों को आह्वान किया कि चलो मेरे साथ विद्रोह करो, और साथी अगर नहीं गए तो इन्होंने अकेले ही विद्रोह कर दिया। अपने लेफ्टिनेंट, जिस लेफ्टिनेंट का नाम था बाग, और अपने सार्जेंट मेजर का नाम था ह्यूडसन, उन पर गोली चला दी। बाग की मृत्यु हो गई, ह्यूडसन घायल हो गया और मंगल पांडे पकड़े गए। और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई। फिर आते हैं चौथी घटना में, 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में घुड़सवार सैनिकों ने लेने से मना कर दिया। जो घुड़सवार सैनिकों ने राइफल और कारतूस लेने से मना कर दिया। और कितने सैनिक? 85 सैनिकों ने लेने से मना कर दिया। और इस 85 सैनिकों को 9 मई 9th में, ये 5वां घटना, 9 मई 1857 को सजा सुनाई गई, 10-10 साल की कठोर सश्रम सजा, है ना। तो 9 मई के दिन अब सैनिकों को लग गया कि अब सर के ऊपर पानी निकल चुका है। तो अगले दिन छठी घटना पे आएंगे। ये 5 घटना लिख लिया आपने? नहीं लिखा तो लिख लो भाई, किसका वेट कर रहे हो? लिखो। आप समझदार हैं, फिर भी बेवकूफी वाला काम करते नहीं लिख के। और जिन्होंने लिख लिया है वो तो तारीफे काबिल है। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले तो 5 घटनाएं हो गई। अब 10 मई असल घटना स्टार्ट होगा। क्या? कि 10 मई को विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया। छठी घटना 10 मई 1857, मेरठ छावनी। कौन सा जगह? सबसे पहली घटना कहां पे हुई? मेरठ छावनी। विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया। और विद्रोह का बिगुल फूंक के वहां पर विद्रोह करके वहां के सैनिकों की हत्या करके, जबकि यूरोपियन वहां पे 2200 सैनिक के साथ वहां पर थे, वहां के मेजर, उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। जाओ करो, कौन मरेगा इनके हाथों, क्योंकि विद्रोही एकदम कहते हैं, हमारे यहाँ एक शब्द है
मरखा बैल हो गए थे। विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। और सातवीं घटना, अब सातवीं घटना, यहां से वो 10 मई की रात को चल देंगे दिल्ली के लाल किला। दिल्ली के लाल किला 11 मई को कहां पहुंचे वो? 11 मई की सुबह में दिल्ली के लाल किला पहुंचे, दिल्ली के लाल किला पहुंचे। और सातवां घटना, अब इसके बाद क्रम नहीं होगा क्योंकि इसके बाद कहीं कहीं अब बिना क्रम के चीजें स्टार्ट हो गई है ना, लेकिन यहां तक 8वां क्रम 12 मई 1857 दिल्ली पर कब्जा कर लिया, दिल्ली के निवासियों के सहयोग से दिल्ली पर कब्जा। ठीक है, अब चलो इसमें पढ़ते हम लोग। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी पहली घटना थी कानपुर में विद्रोह और नाना साहब के नेतृत्व पर अधिकार। ओके डन, देखते हैं हम आगे। बेगम हजरत महल ने अवध का नेतृत्व किया। ओके। दिल्ली में लाल किला तक सैनिकों का पहुंचना। ओके। झांसी की रानी का विद्रोह। ओके। उपरोक्त में से एक से अधिक। अब इसमें बताओ, तुम लोग बताओ कौन सा ऑप्शन पहले, सबसे पहली घटना अगर इस क्रम में देखा जाए, जो दिए गए ऑप्शन में अगर पूछा जाए कि दिए गए ऑप्शन में सबसे पहली घटना कौन थी, तो आपको दिख नहीं रहा है कौन सा? ऑप्शन सी, दिल्ली में लाल किले तक सैनिकों का पहुंचना। मेरठ में इन्होंने विद्रोह किया और वहां से उसके बाद ही जो है बेगम हजरत महल अवध में करेंगी, या नाना साहब जो है कानपुर में करेंगे, या फिर झांसी का विद्रोह होगा। लेकिन पहले ये कहां पहुंचते हैं? दिल्ली, जहां पे बहादुर शाह जफर को क्या बनाया गया? शहंशाह हिंदुस्तान। फिर से घोषित किया गया शहंशाह हिंदुस्तान, बिना किसी राज्य के, बिना किसी क्षेत्र के। ओके, तो सी के साथ जा सकते हैं हम लोग। तो चलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रूप्स रीचिंग रेड फोर्ट इन दिल्ली, है ना। दिल्ली का लाल किला में सैनिकों का पहुंचना पहला घटना था 11 मई 1857 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब? हो चुका है। चलो, अजीमुल्ला। नया जी, अजीमुल्ला तो सलाहकार थे नाना साहब के। ब्रिटिश कादिर अवध के नवाब घोषित हुए थे। तात्या टोपे, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। सी, हमारे तात्या टोपे जो है वो क्या होंगे? कमांडर इन, प्रधान सेनापति थे, कमांडर इन चीफ थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेलेक्टेड द सीपोज फ्रॉम दिस प्रोविंसेस। ओके, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने इन प्रांतों से सिपाहियों का चयन किया। देखो जी, अवध के सैनिक सबसे ज्यादा इसमें भाग ले रहे थे। उनके अपने कारण थे, उनके अपने चीज जो है ना कॉजेज थे जिसके कारण उन्होंने भाग लिया। और बिहार के भी सैनिक थे इसमें। तो जिन क्षेत्रों के सैनिक जिसमें शामिल हुए थे, अब सोचिए जब विद्रोह खत्म हो जाएगा तो अंग्रेज के अंदर डर न बैठा हुआ है कि भाई इस एरिया के सैनिक सबसे ज्यादा इसमें भाग ले रहे हैं। 75,000 अवध के सैनिक थे, 75,000, 2,32,000 सैनिकों में से 75,000 सिर्फ अवध के सैनिक थे। अब सोचो, अब यहां पर अब ये डरेंगे कि अवध के सैनिक को तो हम नहीं लेंगे, बिहार के सैनिकों को तो नहीं लेंगे, उत्तर भारत के सैनिकों को तो हम नहीं लेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मणों के सैनिकों की जो भर्ती बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। कहाँ? पूर्व में बंगाली और उड़िया, ये भी बहुत ज्यादा, इवन उड़ीसा के भी सैनिक बहुत ज्यादा इसमें शामिल हुए थे, बंगाल के भी सैनिक शामिल हुए थे। यहां से भी सैनिकों की भर्ती कम होगी। जिन सैनिकों ने इसमें भाग लिया, किसके तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से, जिनकी स्वामी भक्ति, जिनकी जो है एलिजियंस, निष्ठा अभी भी जो है अंग्रेजों के साथ जुड़ी रही, और उन्होंने भारतीय होने के बावजूद भी भारतीय सैनिकों के खिलाफ युद्ध लड़ा, तो उनकी भर्ती लगातार जारी रहेगी। और ये कौन होंगे? गोरखा। देखो जी, गोरखा इतने स्वामी भक्त निकले कि आज भी ब्रिटिश आर्मी में गोरखा रेजिमेंट है, आज भी ब्रिटिश आर्मी में गोरखा रेजिमेंट है। सिख, क्योंकि पंजाब अछूता रहा, बहुत कम एरिया जो है पंजाब का जहां पे विद्रोह हुआ, तो पंजाबियों ने खुल के समर्थन किया, पंजाब के सैनिकों ने, किसका? अंग्रेजों का। इसीलिए जो है विद्रोह के बाद भी सिखों की तादाद में, ज्यादा तादाद में भर्ती होनी शुरू हो जाएगी, सिख और पंजाबी। इसके अलावा मराठा प्रेसिडेंसी और मराठा के लोग भी जो है, मद्रास प्रेसिडेंसी, जो साउथ इंडिया जो है वो भी अछूता रहा, और मद्रास प्रेसिडेंसी खुल के अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। मद्रास प्रेसिडेंसी के जितने भी सैनिक थे उन्होंने खुल के अंग्रेजों का समर्थन किया। तो यहाँ पे तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन दो एरिया से सबसे ज्यादा भर्तियां हुई हैं 1857 की क्रांति के विद्रोह के बाद। तो ऑप्शन हम ई पे जाएंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक हम लगा सकते हैं यहाँ पे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोर देन वन ऑफ दी अबव। ओके, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कुछ यूं, क्या है कि द फर्स्ट इंडियन राइटर हु रोट ऑन द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन इंडियन लैंग्वेज, पहले भारतीय लेखक जिन्होंने 1857 की विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखा, ये साहब थे सर सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां साहब ने सबसे पहले इन्होंने लिखा है 1857 की क्रांति के बारे में। इनके पुस्तक का नाम था एसे ऑन द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। और इन्होंने अपनी बुक में क्या साबित करने की कोशिश की है कि ये एक सैनिक विद्रोह था। इन्होंने इस विद्रोह को क्या संज्ञा दिया है? सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। इन्होंने बोला कि मात्र यह सैनिक विद्रोह था, यह किसी प्रकार का स्वतंत्रता संघर्ष नहीं था। ठीक है, तो ये बुक का भी नाम हो गया और इन्होंने क्या कहा इस विद्रोह को, ये भी हो गया। और किसने सबसे पहले भारतीय भाषा में लिखा? इन्होंने ही लिखा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जा भाई, आ जा। क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ गया? इतना ऊपर क्यों चला गया? ओके, व्हेन वाज द क्वीन विक्टोरिया मेड द अनाउंसमेंट टू ब्रॉट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में इनका घोषणा पत्र पढ़ा गया। याद रखिएगा, इलाहाबाद में घोषणा पत्र पढ़ा गया। और इलाहाबाद में किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा, जो भारत का लास्ट गवर्नर जनरल था। कौन था? भारत का लास्ट गवर्नर जनरल। और ये इसके आवाज से ये क्या कहलाएगा? वायसराय कहलाएगा। ये कौन से पोस्ट पे अब चला गया? अब वायसराय के पोस्ट पे चला गया। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी ने घोषणा की। और इसी समय महारानी की घोषणा में कई सारी बातों को भी लिखा गया, जैसे अब भारतीय शासकों को गोद लेने की परमिशन मिल गई, हड़प की नीति खत्म कर दी गई, अब किसी अन्य भारतीय राज्य को ब्रिटिश राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, भारतीय राजाओं को ब्रिटिश महारानी के समकक्ष माना जाएगा, और भी कई सारी इसमें बातें थीं जिसको समझना है, जानना है, लेकिन अभी वो सही वक्त नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो फैक्ट बेसिस की चीजें हैं, जो फैक्ट बातें हैं, वही मैं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में फैक्ट्स क्वेश्चन आएंगे, फैक्ट बेस्ड। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को ही हम तथ्यात्मक कॉन्सेप्चुअल बातों को हम बाद में समझेंगे। एग्जाम में तथ्यात्मक बातें ज्यादा आएंगी, तो उस पर ये मन कर सर छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, सर छोड़ के नहीं जा रहे हैं, सर जी छोड़ के नहीं जा रहे हैं। सर जी समय सीमा को देखते हुए हम उन्हीं बातों को केयर कर रहे हैं सर, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है ना? ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वेयर वॉज द मंगल पांडे एसोसिएटेड विद द रिबेलियन। मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से संबंध रखते थे? कल हो चुका था लेक्चर में, आप सीधे कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। कौन था? बैरकपुर से वो संबंध रखते थे। बैरकपुर में उनकी 34वीं इन्फेंट्री की सेना थी, जहां पे उन्होंने विद्रोह किया और अपने अंग्रेज साथियों को, अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला और घायल किया। तो बैरकपुर में इन्होंने की है। ऑप्शन ए के साथ सही चलेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14, द वीमेन हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 वर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली महिलाएं थी। कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। हाँ, लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मीबाई कहां से थी? झांसी से थी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बीपीएससी में एक ऑप्शन देता है मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अहिल्याबाई नहीं, अहिल्याबाई तो बहुत बाद में, अहिल्याबाई होलकर जो है बहुत पहले आगे चली गई हैं। ये मराठा से ही संबंध रखती हैं अहिल्याबाई होलकर, नाना फडणवीस के समय में ये हुआ करती थी। तो अहिल्याबाई होलकर बहुत पहले आके चली गई हैं। ये अरुणा आसफ अली बहुत बाद में आएंगी। अरुणा आसफ अली इनफैक्ट गांधीयन फेज में आएंगी, गांधी के युग में आएंगी, तो ये भी नहीं आएंगी। बेगम हजरत महल, या दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, अवध। तो यहाँ पे 2 महिलाएं दिखेंगी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। इनफैक्ट अरुणा आसफ अली ने भी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में भाग जरूर लिया है, लेकिन 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। तो यहां पर हम कह सकते हैं ए और डी इज द करेक्ट आंसर। सो वी शुड गो विथ ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, ये ज्यादा सही उपयुक्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि
द ऑफिशियल हिस्टोरियंस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज। तो पहले तो आरसी मजूमदार को भारतीय सरकार ने बोला कि भारतीय इतिहास लिखिए, लेकिन इन साहब का क्या हुआ, भारत सरकार के साथ अनबन हो गया किसी मुद्दे को लेकर के, तो फिर से एक नए इतिहासकार को सरकारी इतिहासकार बनाया जाएगा, और ये है एसएन सेन। ये क्या है, ये एसएन सेन। एसएन सेन ने बुक लिखी 1857 की क्रांति, 1857, और 1857 में लिखा कि ये राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। ये याद करिएगा, लिख लीजिएगा। इन्होंने 1857 की क्रांति के संदर्भ में क्या कहा है कि राष्ट्रीयता के अभाव में, माने राष्ट्रीयता नहीं है इसमें, नेशनलिज्म नहीं है इसमें, भारतीयता का जो एक एहसास होता है वो नहीं है कि हम भारत के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीयता के अभाव में ये स्वतंत्रता संघर्ष जरूर था। स्वतंत्रता संघर्ष कहने का मतलब है कि ये एक तरह से भारत से विदेशियों को भगाना चाहते थे, तो इस माने में हम स्वतंत्रता संघर्ष इसको कह सकते हैं। तो राष्ट्रीयता के अभाव में ये स्वतंत्रता संघर्ष था और कुछ नहीं था। आगे बढ़े हम लोग। बीडी सावरकर के बारे में जानते ही हैं कि इन्होंने क्या कहा है, और आरसी मजूमदार के बारे में भी आप जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा है 1857 की क्रांति के संदर्भ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज द मेन रिजल्ट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के बाद मुख्य परिणाम क्या निकला। 1857 की क्रांति खत्म हो गई। 1 नवंबर 1858 को महारानी ने घोषणा कर दिया कि 1857 की क्रांति अब खत्म, अब जो है ब्रिटिश शासन जो है कंपनी से हमारे हाथों में आ गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। तो अब परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। इज द करेक्ट आंसर। क्या किया गया कि कंपनी से किसके हाथ में शासन चला गया, ब्रिटिश क्राउन, महारानी के हाथों में शासन चला गया। वायसराय की नियुक्ति प्रारंभ हुई, ये भी सही है। यहां से अब गवर्नर जनरल नहीं होंगे, अब यहां से कौन होंगे, वायसराय होंगे। और वायसराय किसके प्रतिनिधि होंगे, वायसराय रिप्रेजेंटेटिव है, वायसराय रिप्रेजेंटेटिव है किसके, वायसराय रिप्रेजेंटेटिव है क्राउन के, क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जो राजघराना है, जो राजघराना है उसके रिप्रेजेंटेटिव है महारानी या महाराजा जो होंगे। अच्छा, देसी राजाओं के साथ हस्तक्षेप बंद कर दिया गया, ये भी ऑप्शन सही है। अब देसी राजाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और देसी राजाओं को अब वो अधिकार दिए जाएंगे जो एक स्वतंत्र राजा को मिलना चाहिए। देसी राजकुमारों को पुरस्कृत किया गया, ये कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि देसी राजकुमारों को किस बात के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। हाँ, उनको जरूर एक तरह से ज्यादा अथॉरिटी दी गई जिन्होंने समर्थन किया था इस 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का, लेकिन ये सही नहीं है। लेकिन ए बी सी हमारा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, तो हम उपरोक्त में से एक से अधिक के साथ जाएंगे। मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, हम उसके साथ जाना पसंद करेंगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स में मैक्सिमम चांसेस ऐसी होती हैं कि हम उपरोक्त में से एक से अधिक मार सकते हैं। कई बार एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही होती हैं, लेकिन अब इसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए एक या दो स्टेटमेंट। अब चारों के चारों स्टेटमेंट पता हो जरूर नहीं, लेकिन एक या दो स्टेटमेंट भी आपको पता है तो आप आंसर लगा सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें भी पढ़ने की, सिर्फ फैक्ट बेस्ड चीजें नहीं पढ़नी है, और क्योंकि पैटर्न बदल रहा है। बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बदलाव के लिए अब तैयार रहें, तो ये अच्छी बदलाव है, क्योंकि इससे सीरियस कैंडिडेट्स और कैपेबल और बहुत सक्षम अधिकारी निकलेंगे, रटंत विद्या वाले अधिकारी नहीं निकलेंगे। जो अभी तक जो आ रहे हैं रटंत विद्या वाले, अब बदलते हुए पैटर्न में थोड़े से सक्षम अधिकारी मिलेंगे, और ये सक्षम अधिकारी हमारे बिहार को आगे ले जाएंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि जो परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव है, एक तरह से उसी के हाथों में सारी कमान होती है। जो टेम्पररी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होती है वो तो आते जाते रहती है, वो अपने विचारधारा के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाती हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसको है, किसका है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का, अस्थाई कार्यपालिका का। और अस्थाई कार्यपालिका के आप अंग होने जा रहे हैं बीपीएससी क्लियर करके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 17 नंबर, इमीडिएटली आफ्टर सप्रेसिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश, 1857 के विद्रोह को दबाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने, मैंने बोला कि भाई 1857 की क्रांति जब खत्म हुई, अंग्रेज समझ गए भाई हिंदू मुस्लिम की एकता तोड़ो, पहले इनको तोड़ो, तो फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की नीति स्टार्ट कर दी। हिंदू मुस्लिमों के बीच में आग लगाना स्टार्ट कर दिया, सांप्रदायिकता को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है कि भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल गया, यहां से अंग्रेजों, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट डाल दी गई। एक कभी हिंदुओं का ज्यादा पक्ष लेकर के मुसलमानों को अलग करने की कोशिश की जाती रही, और बाद में मुसलमानों को पुरस्कृत करके हिंदुओं को साइडलाइन करने की कोशिश की जाती रही। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दिखेगा 1905 में, जब बंगाल का विभाजन होगा। और धर्म के आधार पर कहने को तो यह प्रशासनिक निर्णय था, प्रशासन अच्छे से चलाने के लिए उतने बड़े बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया,
लेकिन जब बहुत माइन्यूटली देखा गया तो देखा गया अरे तेरी, ये तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया को एक तरफ कर रहे हैं और हिंदू डोमिनेटेड एरिया को एक तरफ कर रहे हैं, और हिंदू डोमिनेटेड एरिया में भी बंगाली को अलग कर देना है, क्योंकि बंगाल वो क्षेत्र है जहां पे सबसे पहले नेशनलिज्म की भावना, सबसे जो नेशनलिज्म का केंद्र है वो बंगाल बना। बंगालियों ने सबसे पहले नेशनलिज्म की भावना को बहुत ज्यादा मजबूत किया, तो बंगाली को अलग करो, बंगालियों को। तो वहां भी जब हम देखेंगे कि भाई बिहारी, उड़िया और बंगाली के आधार पर ये बांटने की कोशिश करेंगे, तो इसके बहुत सारे पक्ष हैं, उन पक्षों को चर्चा करेंगे हम फिर से, है ना, फिर से हम चर्चा करेंगे। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया, भारतीय राजकुमारों को गोद लेने की अनुमति मिल गई। बार बार मैं बोल रहा हूँ, 1857 की क्रांति के पश्चात महारानी ने जो उद्घोषणा पत्र जारी किया उसमें बोल दिया कि हाँ राजकुमार गोद लिए जा सकते हैं। रियायतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया गया, ये भी सही है। भारतीय सिविल सेवा में नियुक्ति को प्रोत्साहित किया गया। प्रोत्साहित तो नहीं किया गया, हम ये तो नहीं कहेंगे कि अरे तेरी भारतीयों को एकदम छूट दे दिया गया, चलो 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 तुम भी आईसीएस बनो, नहीं। लेकिन हाँ, भारतीयों को एंट्री जरूर मिल गई, और यहीं से सुरेंद्र नाथ बनर्जी बन के आएंगे आईसीएस और रिजाइन भी कर देंगे। तो भारतीय सिविल सेवाओं में भारतीयों की एंट्री हो गई, ये जरूर है। प्रोत्साहित शब्द ये उचित शब्द नहीं है कि प्रोत्साहित किया गया। तो यहाँ पे ए, बी और सी हमारा करेक्ट आंसर है। उपरोक्त में से एक से अधिक के साथ जाना चाहेंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मान लो एक तरह से तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है, बस प्रोत्साहित शब्द अगर ना होता तो हम कह सकते थे कि इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों की नियुक्ति अब होने लगी। इनफैक्ट 1853 से ही जो है, 1853 का चार्टर एक्ट है, अगर याद हो, मैंने पॉलिटिकल साइंस वाले लेक्चर में बताया था कि उस दौरान ही 1853 के चार्टर एक्ट में ही इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए में भारतीयों की एंट्री मिल गई थी, परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल गई थी। हाँ, ये अलग बात है कि जाके लंदन परीक्षा देना होता था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑल हिस्टोरियंस एग्री अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं। सभी इतिहासकार और सब इतिहासकार ये मानने को तैयार नहीं है कि ये एक मत नहीं है कि ये है क्या। कोई कहता है सैन्य विद्रोह, कोई कहता है राष्ट्रीय क्रांति, कोई कहता है सुनियोजित राष्ट्र स्वतंत्रता संघर्ष, कोई कहता है राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संघर्ष, कोई कहता है कि ना तो यह प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संघर्ष था। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत सामने निकल के आ रहा है, लेकिन सब एक बात पे जरूर सहमत थे कि ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था। यह क्या था? भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था। तो सैन्य सिपाही विद्रोह था, बहुतों का मानना था, बहुतों का नहीं मानना था। तो ये नहीं होगा, क्योंकि हम तो यहां पे लिखा है कि भाई अग्री है, सहमत है किस एक बात पर। यह स्वतंत्रता का युद्ध था, नहीं, कुछ का मानना था, कुछ का नहीं मानना था। यह किसान विद्रोह था, यह कतई नहीं था। यह एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था, यह सही है, यह एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। ये सभी इतिहासकार मान रहे हैं, चाहे वो सैनिक विद्रोह कहने वाले, चाहे वो स्वतंत्रता संघर्ष कहने वाले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। विच कंटेम्पररी पार्लियामेंटेरियन टर्म्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज नेशनल रिवोल्ट? किस समकालीन सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? ये हाउस ऑफ कॉमन्स, जो अंग्रेजों का जो निम्न सभा है, जो लोअर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है जहां पे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, हमारे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं सांसद के रूप में, वैसे ही इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स है, और हाउस ऑफ कॉमन्स में भी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू लोग चुन के आते हैं। वहां पर एक सांसद हुआ करते थे, डिजरायली साहब बाद में चल के वहां के प्रधानमंत्री भी बनेंगे, और प्रधानमंत्री बनेंगे बाद में चल गए। इन्होंने उस वक्त 1857 में ही उन्होंने स्पीच देते हुए कहा है कि 1857 की क्रांति क्या है? एक राष्ट्रीय विद्रोह है। क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह है। डिजरायली के साथ जाइए, डिजरायली शब्द सही है। डिजरायली साहब ने यह कहा है कि 1857 की क्रांति क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह है। चलिए, तो ये पहला ऐसा अंग्रेज मिला उसी वक्त जिसने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है, वरना सबने यह साबित करने की कोशिश की है यह सैन्य विद्रोह था। Who preached jihad against British in 1857? आ गया क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे ना, तो आ जाइए ना, आंसर बता दें आप लोग। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी हसानुल्लाह, मौलवी बरकत अली, मौलवी कुदरत अली। अभी ये सारे ऑप्शंस बनाए गए हैं, लेकिन इसमें से आंसर नाम एक ही सही है। वो कौन सा है? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ने अनाउंस किया था कि अंग्रेज काफिर है और उनके खिलाफ जिहाद करो, है ना, अपने लोगों को उत्साहित किया था जिहाद के लिए। तो मौलवी अहमदुल्ला कहां से? फैजाबाद। फैजाबाद आज के समय में फैजाबाद का नाम क्या हो गया? अयोध्या। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द फर्स्ट सीरियस
इंसिडेंट अगेंस्ट ग्रीस कार्टेज टेक प्लेस इन 1857। 1857 में चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध पहली गंभीर घटना, घटनाएं तो पहले भी हुई हैं जो 23 जनवरी और 26 फरवरी को हुई, लेकिन गंभीर घटना कब हुई है, कहां पे हुई है पूछ रहा है, कहां पे? तो बैरकपुर ही होगा ना, जहां पे मंगल पांडे ने 29 मार्च को हथियार उठा लिया था, है ना। तो यही पहली घटना थी और गंभीर घटना थी। इसके बाद ही सबसे ज्यादा आक्रोशित हो गए सैनिक जब मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया गया, तो बाकी छावनियों के सैनिकों ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि अब करने की बारी है कुछ, है ना। तो बैरकपुर में पहली गंभीर घटना होगी मंगल पांडे के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट। ओके, अब यहां पे देखो जी, कुंवर सिंह यूपी दिया हुआ है। देखो जी, कुंवर सिंह यूपी गए हैं, ऐसा नहीं है। आजमगढ़ में उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, दो लड़ाइयां लड़ी और वहां पे मिलमैन नाम के एक अंग्रेज कमांडर को दो बार पराजित किया। आजमगढ़ में इन्होंने मिलमैन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को 2 बार पराजित किया और कई बार अंग्रेजों को तो कई बार ली ग्रैंडे को पराजित किया, विंसेंट आयर की सेना को पराजित किया। माने मुझे लगता है कि कुंवर सिंह ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं 1857 की क्रांति के दौरान, उन सब में अंग्रेजों को पराजित किया। तो यहां पे आजमगढ़ में, फिर ये मध्य प्रदेश में भी गए, ये यूपी में, मध्य प्रदेश में रीवा गए हैं, एमपी चले गए, ये एमपी रीवा के राजा ने इनको आने से रोका। रीवा के राजा एक तरह का समर्थक था अंग्रेजों का, तो उन्होंने रोका, आर्मी लेके घुस गए, फरार हो गए रीवा का राजा, है ना। तो रीवा पे भी कब्जा कर लिया इन्होंने। तो एक तरह से ये तात्या टोपे से मिलने की कोशिश में थे, मुलाकात हुई नहीं। तात्या टोपे से ये मिलना चाहते थे, लेकिन मुलाकात ये कर नहीं पाते हैं। तो कुंवर सिंह लड़ते हैं अलग अलग जगह जाके, लेकिन उनका मेन कमान किसका था? बिहार का था ना, वो बिहार के लीडर थे ना। तो बिहार हो, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन सही नहीं पूछ रहा है, तो यही सही नहीं है। ये क्या होना चाहिए? बिहार होना चाहिए। बिहार इज द करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे यूपी दिया हुआ है। तात्या टोपे मध्य भारत में लड़ रहे थे, कानपुर में, फिर उसके बाद चलेगा मध्य प्रदेश, ग्वालियर में, झांसी में, लक्ष्मीबाई झांसी में, ठीक है, कानपुर, नाना साहब कानपुर में, ठीक है। कुंवर सिंह बिहार होगा, ये ऑप्शन सही नहीं है, ए के साथ जाएंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिएगा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट पूछ रहा है और करेक्ट पूछ रहा है। ये शब्द पे फोकस करना है, तब आंसर लगाना है। जब क्वेश्चन सामने आए करेक्ट इनकरेक्ट का, बहुत केयरफुली उसको पढ़िएगा और तब आंसर लगाइएगा, वरना आप गलत करके आ जाएंगे। ये सामान्यतः बच्चों के साथ होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एट विच प्लेस ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ यूनिफॉर्म गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मौलवी अहमदुल्लाह। 1857 के विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्लाह ने किस स्थान पर एक समानांतर हम तो कह सकते हैं, इन्होंने एक समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर अंग्रेजों का पैरेलल एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर लिया था। मैंने पहले भी बोला कि अहमदुल्लाह ने मतलब नाक में दम कर दिया, अंग्रेजों का परेशान करके रख दिया। इन्होंने अपनी वहां पे सरकार स्थापित कर ली। कहां पे? बार बार बातें आ रही हैं, फैजाबाद कह सकते हैं। कहां पे है फैजाबाद? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लखनऊ में क्या थी? बेगम हजरत महल। बरेली में कौन थे? खान बहादुर खां। इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली। नेता याद रखना है, लियाकत अली। बरेली में खान बहादुर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, और यहां पे अहमदुल्ला भी हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हैं। फैजाबाद सही आंसर होगा, अहमदुल्ला फैजाबाद में कमान संभाल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कहता है मार्च 29, 1857 इज द रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट। 29 मार्च, बार बार ये 29 मार्च की घटना आ रही है ना, तो याद कर लो। 29 मार्च 1857 का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से? मेरठ विद्रोह तो 10 मई को हुआ है। बैरकपुर विद्रोह ये 29 मार्च को हुआ है। किसने किया? मंगल पांडे। किसने किया? मंगल पांडे। फांसी की सजा कब दी गई? 8 अप्रैल। कब दी गई फांसी की सजा? 8 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? बी के साथ जाएंगे। बैरकपुर विद्रोह, है ना, बैरकपुर रिवेलियन जो है वो हुई है मार्च 29, 1857 को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा। ओके, हमें क्रम सजाना है। विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो अब देखो जी, यहां पे दिल्ली में एक बार फिर मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित करना, कानपुर में विद्रोह तथा नाना साहब को मुगल सम्राट के अधीन राजा घोषित करना, तात्या टोपे को फांसी, सैनिकों का दिल्ली में कूच और लाल किला पर उनका प्रवेश। तो पहली घटना कौन सी होगी? 4 नंबर होगी।
सबसे पहले ये कहां घुसेंगे? दिल्ली में घुसेंगे ना। उसके बाद पहले किसको शहंशाह हिंदुस्तान बनाएंगे? किसको? बहादुर शाह जफर को। और उसके बाद चिट्ठियां लिखी जाएंगी बाकी शासकों के पास कि समर्थन कीजिए, और जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन आग की तरफ फैलेगी वैसे वैसे विद्रोह फैलेगा। तो एक तो ये, दूसरा जब इनको बना दिया गया शहंशाह हिंदुस्तान, तो दिल्ली को घोषित किया गया क्या? राजधानी। दिल्ली को राजधानी। तो पहले तो 4, फिर हम क्या हो जाएगा? पहले तो 4, तब हो जाएगा 1। देखो तो 4 1 कौन सा है? अच्छा, दोनों में 4 1 है, ए में भी 4 1 है और बी में भी 4 1 है। तीसरी घटना, कानपुर में विद्रोह तथा नाना साहब को मुगल सम्राट का अधीन राजा घोषित करना। और तात्या टोपे को तो बाद में जब ढलान पर थी विद्रोह, तो 1858 आ चुका था, और 1858 में जो वो पकड़े गए उनके अपने ही मित्र जो मारवाड़ के राजा थे, और जो है मारवाड़ के राजा थे, उन्होंने उनके साथ धोखा कर दिया मान सिंह ने, और मान सिंह ने पकड़वा दिया नेपाल में। इनफैक्ट ये नेपाल भाग गए थे और नेपाल में ही ये सोते हुए पकड़े गए। तो वहां पर 1858 में ये घटना होगी। तो सबसे तो क्या होगा? 4 1, 4 के बाद क्या होगा? 2, और तब जाके 3 होगा। 4 1 3 2 3, 4 1 2 3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है हमारा। इसके लिए थोड़ा सा चैप्टर पढ़िए, 1800 संतान की क्रांति का चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़िए। क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत, अभी पार्ट 3 आना बाकी है। 1857 की क्रांति का पार्ट 3 बाकी है, जो अगला लेक्चर सीरीज में अगला लेक्चर होगा। मुझे आशा आज का क्लास आपको कमाल का लगा होगा। बहुत शानदार कॉन्सेप्चुअल क्लासेस थी, मजेदार और इंटरटेनिंग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी है। हाँ, उलूल जुलूल बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकियों की तरह बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं और बच्चों को मजा आता है। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, आप तैयारी कर रहे हैं अधिकारी बनने की, तो यू आर ए वेरी मैच्योर्ड एस्पिरेंट। आप अगर एक बहुत मैच्योर्ड हैं तो आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। पसंद क्या आएंगी? ये चीज़ें। तो आशा है आपने एंजॉय किया होगा वीडियोज़। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ लगातार बने रहिए, और हमारे साथ सहयोग की भावना रखिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सब्सक्राइब जब करिए तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता, आप लोगों से मैं लेता हूँ विदा। एंजॉय योर वीडियो। थैंक यू सो मच।